नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 8 का साइंस का लेसन नंबर सेकंड है वो हम कर रहे थे कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु हैं। तो उस आगे का जो भाग है वो देखते हैं। आज है वो है वैक्सीन या टीका। इन दिनों वैक्सीन है वो शब्द काफ़ी चर्चा में रह रहा है और वैक्सीन अंग्रेजी में है, हिंदी में इसे टीका कहते हैं। तो ये वैक्सीन होती क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो जैसे कोरोना का आज है वो वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन के अंदर या टीके के अंदर होता क्या है कि जो रोगाणु है उन रोगाणुओं को मृत या निष्क्रिय करके वैक्सीन बनाई जाती है और उन मृत या निष्क्रिय रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। वो मृत या निष्क्रिय जो रोगाणु है वो शरीर के अंदर प्रवेश करके एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अगर भविष्य के अंदर कभी भी उससे संबंधित रोगाणु अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पहले से ही है, तो उन रोगाणुओं को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अर्थात हम उस रोग से क्या नहीं होंगे, ग्रसित नहीं होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से है वो आपको बताता हूँ कि वैक्सीन में असल होता क्या है। वैक्सीन या टीका है उसके अंदर होता है कि मान लो कोई रोगाणु है, उस रोगाणु को निष्क्रिय करके उस रोगाणु को मृत या निष्क्रिय करके शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है उस टीके की सहायता से। यानी वैक्सीन में होता क्या है, यानी वो निष्क्रिय या मृत है ना, वो रोगाणु ही होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, उस रोगाणु के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और हमारे शरीर में उस रोगाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। अगर भविष्य में कभी भी जीवित वो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो पहले से मौजूद प्रतिरक्षी उस रोगाणु को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जिससे हम उस रोग से ग्रसित नहीं होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसे विस्तार से कि वैक्सीन या टीका क्या होता है। वैक्सीन अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में टीका कहते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जब रोग कारक अर्थात रोग जिससे होता है वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। कोई भी रोग कारक है, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, यानी वैसा ही सूक्ष्मजीव अगर भविष्य में हमारे शरीर में वापस प्रवेश करेगा तो उससे किस प्रकार लड़ा जाएगा। यदि मृत अथवा, यहां से इंपॉर्टेंट है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को, आगे है कि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यानी टीके के अंदर यहां से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो रोगाणु है, उसी रोगाणु को मृत या निष्क्रिय करके एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं क्या करती है, उसी के अनुसार लड़ने के एंटीबॉडी प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगाणु को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और ये प्रतिरक्षी सदा के लिए बनी रहेगी तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। जैसे कोविड-19 का वैक्सीन है लग रहा है, तो कोविड-19 वैक्सीन के अंदर है क्या, जो कोरोना वायरस है उसे मृत या निष्क्रिय करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है उस वैक्सीन के माध्यम से, निष्क्रिय या मृत करके, ताकि हमारी कोशिकाएं हैं वो क्या करे, उसके प्रति प्रतिरक्षी उत्पन्न करे कि अगर बाय चांस हमारे शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश करता है तो वो उसे क्या कर देगी, नष्ट कर देगी और हम स्वस्थ रहेंगे। आगे है टीका कार्य करता है हैजा 6 यानी टीबी रोग को 6 रोग भी कहते हैं, चेचक, हिपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको है वो अंडरलाइन करिएगा कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की, 1798 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया इसके बारे में पढ़ा था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया, जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1798 में की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों के रक्षा के लिए वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका है। क्या है वो? वैक्सीन है जो दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन का मतलब है उसे जड़ से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आजकल सूक्ष्म जीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप वैक्सीन या टीका है वो अच्छे से समझ गए होंगे। आगे है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु व नील हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? अगर आपके है तो हम इसे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से है वो आप इसको अंडरलाइन करिएगा, यहाँ से लेके और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ तक, इनको आप अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकारक क्या है। आगे है ये देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नील हरित शैवाल, ये दिखाया गया है। आगे है वो है पर्यावरण का शुद्धिकरण, कि कैसे पर्यावरण है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और बूझों और दूसरों विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा इकट्ठा करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में उसे डाला। कुछ समय बाद उसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। और पहेली और बूझों जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। देखो दोस्तों, यदि आप जैसे मतलब कोई पत्ते हैं पेड़ पौधे के, सड़ी गली सब्जियां हैं, उन्हें गड्ढे के अंदर डालते हैं तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे प्राकृतिक खाद कहते हैं। फिर उन्हें खेतों में उसका छिड़काव कर दिया जाता है। वो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा उन क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु उन्हें जो गड्ढे के अंदर हमने पदार्थ डाले हैं उन्हें खाद के रूप में चेंज कर देते हैं। आगे है कि 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैलियाँ, यानी 2 गमले ले लिए, एक में पौधों का कचरा, दूसरे में पॉलीथीन की थैली। कांच की खाली बोतलें व प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि दूसरे के अंदर भरने हैं। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर है परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। यानी गमले ए के अंदर हमने क्या डाला था, हमने पौधों का कचरा डाला था, जो क्या हो गया, अपघटन हो गया। लेकिन गमले बी के अंदर हमने पॉलीथीन, कांच के खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने डाले, इनका अपघटन आसानी से होता नहीं है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों ने क्या किया, जो गमले ए के अंदर पौधों का कचरा डाला था उसका अपघटन कर दिया। सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पौधों पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी की पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यानी गमले बी के अंदर जो हमने पॉलीथीन है, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक का डाला था, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते उन्हें। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्टों का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे और उन्हें सरल पदार्थों के अंदर परिवर्तित कर देंगे। यह पदार्थ अन्य पौधे और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का है वो शुद्ध रख सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार है वो सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? मान लो कोई भी जैसे जीव है, कोई भी जीव है, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते हैं, उन्हें क्या करेंगे, उनका अपघटन कर देंगे और खाद के रूप में उन्हें चेंज कर देंगे। लेकिन जो प्लास्टिक है, कांच का टुकड़ा है, उनका वो अपघटन नहीं कर पाते हैं, यानी उनका निम्नीकरण नहीं कर पाते हैं। निम्नीकरण शब्द से मतलब ये है कि उनको अपघटन करना,
उनको अपघटित कर देते हैं, जबकि अनिम्नीकरणीय से अर्थ है कि उनका अपघटन नहीं करवाना। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो भी ये पेड़ पौधों के पत्ते हैं, फल सब्जियां हैं, ये जीव है, इनका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक है, कांच का टुकड़ा है, इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं। तो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण को शुद्धिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।